नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 10 जुलाई 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज का फर्स्ट न्यूज़ है स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ सीन फॉर निफ्टी कंपनीज इन Q1। निफ्टी 50 के कंपनीज का इस बार क्वार्टर अर्निंग्स ज़्यादा होने वाला है। इनफैक्ट नेट प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड बाय 34% एंड रेवेन्यू में ग्रो बाय 12.6%। सो द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ द बेस ईयर इफेक्ट। बेस ईयर मतलब क्या कि बेस इफेक्ट मतलब क्या होता है कि भाई पिछले साल आपका क्योंकि रेवेन्यू इतना कम था, तो अभी उस साल के कंपैरिजन में अगर थोड़ा भी बढ़ा तो वो डबल डिजिट अर्निंग्स में चल जाता है। से सपोज मान लो कंपनी का 2021 का रेवेन्यू अगर 10 मिलियन था से सपोज, और 2022 का रेवेन्यू गिर के 5 मिलियन हो गया। अब वो वापस से अगर 7 मिलियन भी होगा या 7.5 मिलियन भी होगा तो अपने को दिखेगा कि भाई वो कंपनी का रेवेन्यू कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया। बट एक्चुअली दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट, क्योंकि 5 मिलियन पे रेवेन्यू गिर गया था, तो इसके कारण जब वो बढ़ा तो 50% बढ़ा हुआ दिख रहा है। बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट द ग्रोथ, बट सिंस द लास्ट ईयर क्वार्टर वॉज द अर्निंग वॉज वेरी लो, दैट इज़ वाई द अर्निंग माइट सेम इन अ डबल डिजिट नंबर। फिर अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में अलग अलग फैक्टर्स है जो कि प्ले में रहेगा। ऑटोमोबाइल्स की अगर बात करें तो ऑटोमोबाइल्स का डिमांड फॉर पैसेंजर व्हीकल्स हैज़ बीन मतलब सबड्यूड, थोड़ा कम हुआ है। बट व्हेन इट कम्स टू टू व्हीलर व्हीकल्स उसका डिमांड बढ़ गया है। बट टू व्हीलर व्हीकल्स कहाँ पे हिट करेगा, आपके एक्सपोर्ट पे हिट करेगा। मतलब एक्सपोर्ट का मार्केट टू व्हीलर व्हीकल्स के लिए थोड़ा डाउन हो गया, तो हाँ उधर उनको थोड़ा हिट लेना पड़ सकता है अपने प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंस आर एक्सपेक्टेड टू ड्राइव क्रेडिट ग्रोथ फॉर द सेक्टर। जो आपके जो छोटे जो एमएसएमईज है उनका क्रेडिट काफ़ी बढ़ेगा। और दूसरा चीज़, जो क्रेडिट क्वालिटी है वो इंप्रूव हो रहा है बुक्स पे, तो बैड लोन प्रोविजनिंग कम हो जाएगा, तो इसके कारण इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ सकती है। सीमेंट का क्या कहना है कि भाई सीमेंट में ऑलरेडी 50 पर केजी का बैग का जो है वो प्राइसेस गिर गया है सीमेंट का। बट इसमें ये है कि रियल एस्टेट मार्केट अभी काफ़ी बढ़ रहा है, जिसके कारण सीमेंट इंडस्ट्री में अभी काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी में भी बोल रहे हैं कंजम्पशन विल हैपन एट अ रैपिड पेस, तो उसके कारण भी एफएमसीजी की मार्जिन भी बढ़ सकता है। फिर उसके बाद आईटी इंडस्ट्री के बारे में सब नेगेटिव दिया हुआ है। आईटी इंडस्ट्री का ये चीज़ कहना है कि भाई जून क्वार्टर में भले आईटी इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, बट इस बार परफॉर्म नहीं करी है क्योंकि आईटी इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो काफ़ी कम हो रखा है। यूएस रिसेशन आ रखा है, उसके कारण आईटी कंपनीज तो फिर भी खराब ही परफॉर्म करेगी एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ दी सेक्टर्स। फार्मा कंपनीज़ की बात करें तो फार्मा कंपनीज़ में अभी कई सारे लॉन्चेस हो रखे हैं यूएस मार्केट में, तो फार्मा कंपनीज़ में अच्छा एक फार्मा सेक्टर में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, स्पेशली सन फार्मा और सिप्ला में। मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में क्या है कि भाई जो इनके प्राइसेस हैं वो कम हो रखा है, तो इनपुट कॉस्ट इनका कम हो रखा है, तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकता है। ऑयल एंड गैस की बात करें तो ऑयल एंड गैस में मैंने आपको पहले भी समझाया कि भाई ऑयल एंड गैस कंपनीज जो है पहले अपने प्रॉफिट में काफ़ी हिट ले चुका था जब इंटरनेशनली क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत यू नो हाई लेवल में था। तो अब क्या है, वो डाउन चले गया है। बट अगर आप देखोगे तो रिटेल में आपको पेट्रोल के जैसे प्राइसेस कम होते हुए नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि अब ये लोग अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ये लोग रिटेल मार्केट को इतना वोलेटाइल नहीं रखना चाहते थे। ये लोग ये चाहते थे कि भाई ठीक है, उस समय अगर बढ़ा हुआ है तो हम लॉस बेयर करेंगे। अब क्योंकि कम हो गया है तो भी हम प्राइसेस को कम नहीं करेंगे, हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी अब वापस से बढ़ाएंगे। इनफैक्ट वो लॉसेस को रिकवर करेंगे जो हम लोगों ने पहले इनकर किया था। कंपनी स्पेसिफिक नहीं था, सेक्टर स्पेसिफिक था, इसलिए मैंने इस न्यूज़ को कवर कर दिया। भले ये एक क्वार्टर का रिजल्ट के बारे में बता रहा है, बट क्योंकि सेक्टर के बारे में काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे तो इसलिए मैंने इस न्यूज़ को भी कवर कर दिया। नेक्स्ट न्यूज़, प्राइम मिनिस्टर जो है अभी फ्रांस जाएंगे, तो उसके उनके विजिट के बारे में कुछ कुछ हाईलाइट्स है जो कि डील हो सकता है, स्पेशली डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सकता है शक्ति इंजन का, दैट इज़ यूज्ड इन इंडियन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स। ये अभी टेक्नोलॉजी सिर्फ एचएएल के पास है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास है। इंडिया ये चीज़ चाह रही है कि इनका 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाए इंडिया में, सो दैट इंडिया के छोटे मोटे कंपनीज भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हेलीकॉप्टर्स बना सके। फिर उसके बाद
दूसरा है कि भाई जो छोटे मोटे हेलीकॉप्टर्स है वो भी अभी काफ़ी रेट में प्रोडक्शन का स्कोप है उनके अग्रीमेंट के बाद, ताकि जो छोटे मोटे जो हेलीकॉप्टर्स जो इंपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में वो सब इंपोर्ट कम हो जाए। ये क्या चीज़ के ऊपर है, ये रोटरी विंग एयरक्राफ्ट के ऊपर स्पेसिफिकली बात किया गया है। फिर रफ़ेल के बारे में बात किया है कि रफ़ेल इंडिया और प्रोक्योर करेगा फ्रांस से। उसके लिए जो डील है दैट इज़ इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, ये भी क्लियर किया जाएगा किसके द्वारा, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा, ताकि रफ़ेल भी हम प्रोक्योर कर सकें। लास्टली एक्चुअली सबमरीन्स जो है जो कि हम रशिया से प्रोक्योर किए थे वो अब काफ़ी पुराना हो चुका है एंड वो अपने रिटायरमेंट के या डीकमीशनिंग के फॉर्म में आ चुका है। तो अब नया जो स्कॉर्पियन जो हम प्रोक्योर करेंगे वो फ्रांस से प्रोक्योर करेंगे, तो उसके बारे में भी एक अच्छा खासा मेजर डील होगा जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होगा, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर बेस तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, टोमेटो में स्क्वीज किचन बजट्स मोर। ये न्यूज़ ये चीज़ बोल रहा है कि भाई टोमेटो का जो प्राइस है अभी 150 रुपीज़ किलो, ये अभी कुछ भी नहीं है और अभी ऊपर जाएगा, इनफैक्ट 200 तक भी टच कर सकता है। According to experts, this is already at a discounted price. The reasons for this are like जब टोमेटो प्लांटेशन हो रहे थे तब टोमेटो का प्राइस गिर गया था अचानक से। उसके कारण क्या हुआ, फार्मर्स ने टोमेटो प्लांट नहीं किया बोल के कि उनका मार्जिन नहीं बचेगा। अब क्या टोमेटो का प्रोडक्शन कम हुआ तो सप्लाई कम हो गया, सप्लाई कम हुआ तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस बहुत बढ़ गए। सेकंड चीज़ क्या हुआ कि अभी हिमाचल में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, तो उसके कारण क्रॉप का डिस्ट्रक्शन भी बहुत हुआ। जो कनेक्शन है रोडवेज़ का वो भी थोड़ा कम हो गया, तो उसके कारण जो सप्लाई आ सकता था वो भी नहीं आ रहा है। तो कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स टोमेटो का प्राइस अभी और भी ज़्यादा जा सकता है, जिसके कारण मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिसके कारण प्राइस लेवल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो काफ़ी ऊपर जा सकता है। एंड अगर वो ऊपर जाएगा तो आरबीआई काफ़ी एक्शन लेगा उसे कर्व करने का, दैट इज़ इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो हमारा प्रॉपर इकोनॉमी का ग्रोथ रेट भी कम हो सकता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड्स बेली रिजेक्ट्स कॉल्स टू रेज इन्फ्लेशन टारगेट अबव 2%। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो टारगेट है, जैसे हमारा आरबीआई का टारगेट है कि भाई इन्फ्लेशन 4% के आसपास रखना है, 2 to 6%, मतलब 4% प्लस और माइनस 2% के रेंज में रखना है, आइडियली 4% के आसपास रखना है। बैंक ऑफ इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड का ये टारगेट रहता है कि इनको इन्फ्लेशन 2% के आसपास रखना है। अब हो क्या रहा है, इंग्लैंड में ऑलरेडी आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% हो चुका है और जो इन्फ्लेशन है वो अभी लगभग 8.7% के आसपास जा चुका है। तो आप सोचिए 8.7% के आसपास अभी अगर है तो इंटरेस्ट रेट को और बढ़ाना पड़ेगा इनको। बैंक ऑफ इंग्लैंड से एनालिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट ये चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आपका जो 2% टारगेट है उसे आप बढ़ा के एटलीस्ट 3 या 4% तक कर दो, ताकि क्या होगा, आपको उस टारगेट को मीट करने के लिए इंटरेस्ट रेट इतना रैपिडली नहीं बढ़ाना पड़ेगा। उसके कारण हमारा ग्रोथ बहुत इम्पैक्ट कर रहा है और तुरंत से हम रिसेशन में चल जाएंगे। तो इसीलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड से रिक्वेस्ट किया जाए, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने साफ साफ बोल दिया कि भाई हम टारगेट अपना तो नहीं बढ़ा सकते 2% से, हम भले ही इन्फ्लेशन को कम करेंगे, भले हमारा ग्रोथ इम्पैक्ट होगा, पर टारगेट बढ़ाना तो इस तरह से चीटिंग हो गया। मतलब इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिसीव आई मीन इफ़ यू आर नॉट एबल टू अचीव योर टारगेट, चेंज द टारगेट, ये तो ऐसा बात हो गया। तो ये चीज़ बैंक ऑफ इंग्लैंड नहीं करेगा। फिर ईसीबी रेट हाइक्स टू एंड सून एट हाई प्लेटो। देखिए ईसीबी जो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये कह रहा है कि अब रेट हाइक्स जो इनका करना था हमने कर दिया है, बट अब हम और शायद ज़्यादा ना करें रेट हाइक्स। इसका ये मतलब नहीं है कि हम रेट को कट करेंगे, ये हाई रेट में ही चलेगा फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। तो इनका ये चीज़ कहने कि अभी भी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ तो हम इंटरेस्ट रेट कट तो नहीं करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे भी नहीं, बट ये हाई इंटरेस्ट रेट पे अभी काफ़ी टाइम के लिए चलने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, गवर्नमेंट्स वर्किंग ऑन एडवांस गवर्नमेंट वर्किंग ऑन एडवांस कार्गो इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब देखिए हो क्या रहा है कि जो कार्गोज जो क्लियर होते हैं हमारे पोर्ट्स वगैरह में, उसको गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई हम ऐसा सिस्टम लेके आ जाए जो कि यूएस ने 9/11 के बाद लेके आया था। इससे होगा क्या, जो भी आपका कार्गो रिसीव होने वाला है इंडिया में, वो प्रॉपर डिटेल के साथ कौन सा आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन है, कौन सा आपका गुड्स आ रहा है, कौन सा उन गुड्स कहाँ से ये किसने परचेज़ किया, बायर सेलर, ये पहले से भी डेटा जा रहा है। बट अब उसे क्या गवर्नमेंट क्या करेगी, सब डेटा को इंटीग्रेट कर देगी। कोई भी सस्पिशियस अगर गुड्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसे हाईलाइट करके बाकी सबको तुरंत क्लियर कर दी जाएगी। इनफैक्ट गवर्नमेंट का ये टारगेट भी है कि भाई 2047 हम 1 घंटे में क्लियरेंस देना चालू करेंगे गुड्स का पोर्ट से। तो ये तो खैर बहुत दूर की बात है, बट इमीडिएट बेसिस पे गवर्नमेंट ने ये अभी ये एक्शन लिया है।
तो इसका मतलब गवर्नमेंट सिर्फ उसी गुड्स को चेक करेगी जिससे या तो वो रिपोर्टिंग के टाइम में ऐसा पता चल गया कि भाई उनका सिस्टम में ये चीज़ पता चल गया कि भाई इस गुड्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो इसे आप स्क्रूटनाइज करें, और अगर नहीं लगता है तो गवर्नमेंट इमीडिएटली उसको क्लियर करना चालू करेगी। ऐसा एग्रीमेंट जो है गवर्नमेंट मालदीव्स के साथ भी कर रही है अब, और कंट्रीज़ के साथ डिस्कशन में आके जैसे साउथ कोरिया वगैरह के साथ ये सब सिस्टम अब एक्सपैंड करेगी, ताकि यहाँ से जितने भी कार्गोज आ रहे हैं हमारा वो तुरंत क्लियर होते जाए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, एनएससी कॉन्स्टिट्यूट्स 5 एक्सपर्ट कमिटीज़, 5 मेंबर्स एक्सपर्ट कमिटी टू रिवैम्प सर्वेज। देखिए क्या है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन ने ये चीज़ बोला है कि भाई हमारा जो सर्वे हो रहा है वो काफ़ी ओल्ड ट्रेडिशन के बेसिस पे हो रहा है, अभी हमें नई नई चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है, तो नए तरीके से सर्वे करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ बोलता हूँ, अभी भी एनएससी जो है सीपीआई के इंडेक्स में वो डीवीडीज सीडीज वगैरह को ले रहा है, जो कि आज के डेट में यूज़ ही नहीं हो सबका। आज के डेट में मैक्सिमम लोग ब्लूटूथ या फ़ोन से ही कर लेते हैं अपने, या गूगल ड्राइव वगैरह से कर लेते हैं। ठीक है, बहुत लोग एजुकेटेड नहीं होते, बट एटलीस्ट सीडी डीवीडी बहुत ही कम हद तक यूज़ होता है। उनका इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाता है तो मान लो सीडी का जैसे अभी इन्फ्लेशन बढ़ गया था 10 to 12% के आसपास, सीपीआई आप देखो कितना इम्पैक्ट कर जाता है, लेकिन क्या सीडी डीवीडी यूज़ होता है, क्या कंज्यूमर को इतना इम्पैक्ट करता है वो सीडी डीवीडी के रेट से? नहीं करता। और भी जैसे क्या है कि लॉन्गर ड्यूरेशन अगर आप सर्वे लेते हो, आज अगर एक सर्वे चालू होता है तो वो काफ़ी महीने लग जाते हो सर्वे को कंप्लीट करने में। तो जब आप सर्वे स्टार्ट किए, तो जब आप सर्वे खत्म कर रहे हो तब मार्केट सिनेरियो बदल जा रहा है, तो वो एग्जैक्ट आपको रिपोर्ट नहीं दे पाएगा। कई बार क्या होता है कि हम वर्चुअल सर्वे नहीं लेके, मतलब हम ऑनलाइन सर्वे नहीं लेके, हम उसे अपने मैनुअली लेते सर्वे, जब तक रिपोर्ट करते हैं, जब तक रिपोर्ट कंसोलिडेट होता है तब तक चीज़ें बदल जाती है। तो इस सबसे क्या है कि गवर्नमेंट ये सब चीज़ को कम करना चाहती है। तो अभी क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये डिजिटल टैबलेट से, मतलब जो फ़ोन के टैबलेट है वो सब से सर्वे लिया जाएगा, तुरंत रियल टाइम अपडेट कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा एंड एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। फिर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अगर ज़्यादा रहते हैं तो कंसिस्टेंसी डेटा में नहीं मिल पाता। तो गवर्नमेंट का ये चीज़ कहना है कि भाई हम क्वेश्चंस कम पूछेंगे, बट क्वेश्चंस एकदम ऐसा पूछेंगे जिसका आंसर येस और नो में रहे, ताकि सर्वे का जो रिज़ल्ट है वो प्रॉपर रिजल्ट आए, उसमें ये कोई एम्बिग्विटी ना रह जाए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, एज नेशंस इम्पोज कर्व्स टैरिफ्स लिंक टू नॉन ट्रेड मैटर्स। हो क्या रहा है अभी कि जो अलग अलग नेशंस है वो आपका टैरिफ के बेसिस पे तो अब रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर नहीं सकते, क्योंकि अगर टैरिफ के बेसिस पे अगर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करेंगे कंट्रीज़ पे तो उससे कौन पकड़ेगा? डब्ल्यूटीओ। अब नेशंस क्या करें, नॉन टैरिफ बेसिस पे ये लोग रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है सीबैम, जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म रहता है, जो कि ईयू ने एप्लीकेबिलिटी करवाया है, कि भाई उनके पास जो अगर गुड्स आ रहा है जो कि प्रॉपर कार्बन वार्बन प्रोड्यूस करके आ रहा है, तो वो लोग उस पर एक टैक्स लगा देंगे, सो दैट उनके डोमेस्टिक इंडस्ट्री से वो कंपेटिटिव प्राइसेस रहे। अब फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर कोई गुड्स ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है जिसमें भरे कार्बन एकदम एमिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो सस्ते में हो जाएगा। यही अगर वही गुड्स अगर ईयू में प्रोड्यूस हो रहा है जो कि कार्बन का ध्यान रखते हुए ग्रीन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो इन लोग क्या करेंगे, ट्रेड बैलेंस करने के लिए इन लोग इंडिया से जो भी गुड्स इंपोर्ट हो रहा है तो उस पर टैक्स लगा देंगे। तो वही चीज़ इंडिया अपोज कर रहा है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर आप ऐसा करोगे तो हमारे गुड्स कंपेटिटिव नहीं रहेंगे। और अगेन वो फिर वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कार्बन को कम करना, हमने तो कई सालों तक एमिट नहीं किया। ईयू जैसे डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती है कि भाई सीबीडीआर जैसे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई हमें अभी एमिट करने दो, क्योंकि सालों तक आपने एमिट किया और अब आप डेवलप्ड हो गए हो, तो आप हम पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो कि भाई हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते कार्बन इंटेंसिव गुड्स, तो आप हम पे टैक्स लगा दोगे। तो ये सब चीज़ के कारण, फाइट के कारण क्या हो रहा है, ये लोग नॉन टैरिफ बेस्ड टैक्सेस लगा रहे हैं। अब इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज़ ये भी चीज़ चाह रही है कि ये डिस्प्यूट डब्ल्यूटीओ में ना रहे, क्योंकि क्या होगा दोस्तों, देखिए डब्ल्यूटीओ का जो मैकेनिज़्म है वो काफ़ी डेवलप कंट्रीज़ की तरफ ओरिएंटेड रहता है। एक तो दूसरी बात ये, अगर ये डिस्प्यूट में जाता है तो डब्ल्यूटीओ का एपलेट कोई बॉडी बैठता नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जब इस जापान के साथ जब डिस्प्यूट हुआ था तो इंडिया ने अपील कर दिया था, लेकिन डब्ल्यूटीओ के एपलेट बॉडी में तो कोई बैठता नहीं है, तो उसका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, तो वो अपील में रह जाएगा, वो कभी सॉर्ट आउट होगा ही नहीं। तो अगर इंडिया अपील करता है ईयू का डब्ल्यूटीओ में, तो वो फिर अपीलेट
बॉडी के पास बैठ जाएगा, तो फिर अपीलेट बॉडी में जब वो है ही नहीं तो वो केस इंडेफिनेट खिंचता रहेगा और EU इंडेफिनेटली टैक्स इम्पोज करता रहेगा। तो इसलिए इंडिया ये भी चीज़ चाहता है कि ये WTO में नहीं करे, ये एक अलग मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसमें कंट्रीज सारे जुड़े रहे, बट दैट शुड बी ओनली टू डिस्कस द नॉन टैरिफ बेस्ड बैरियर्स. Next is also, as traders with insurers looking to lock in long-term returns boom, foreign banks AFS exposure to long-term bonds at all-time high. देखिए ये न्यूज़ क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी क्या है, अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर ले रहे हैं जिनमें लॉन्ग टर्म रहे. अवेलेबल फॉर सेल क्या है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है. सिक्योरिटी इंडियन मार्केट में तीन से क्लासिफाई होता है, दैट इज़ हेल्ड टू मेच्योरिटी, AFS पोर्टफोलियो एंड दी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो. अब हेल्ड फॉर मेच्योरिटी पोर्टफोलियो वो मार्क टू मार्केट नहीं होता, बाकी दोनों मार्क टू मार्केट होते हैं. मार्क टू मार्केट का मतलब आज अगर बॉन्ड का प्राइसेस गिरा तो बैंक्स को अपना लॉस को बुक करना पड़ेगा, या जो भी अगर अपने इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है उसको अपना लॉस को बुक करना पड़ेगा. बट हेल्ड टू मेच्योरिटी का नहीं रहता, क्योंकि भाई वो मेच्योरिटी वैल्यू तो आपको एज इट इज़ मिलेगा, तो आप क्योंकि उसे मेच्योरिटी तक होल्ड करके रखोगे तो उसका वैल्यू ऊपर नीचे नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट भी आपको उतनी मिलेगा और मेच्योरिटी वैल्यू भी उतनी मिलेगा. तो इसलिए हम उसे मार्क टू मार्केट नहीं करते. बट कोई ऐसा सिक्योरिटी जो अवेलेबल फॉर सेल है या हेल्ड या हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, उसे आप मार्क टू मार्केट करोगे. अब क्या हो रहा है इसमें कि फॉरेन बैंक्स वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं. डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने के लिए वो लोग हेजिंग किससे करते हैं, वो लोग हेजिंग करते हैं अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज़, बट दैट शुड बी ऑफ लॉन्गर टेन्योर. अब इससे क्या हो रहा है, इन लोग क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज में जा रहे हैं, तो ये लोग इंश्योर करने के लिए अपने आप को क्या कर रहे हैं, ये लोग हेज कर ले रहे. कैसे, अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज़ फॉर लॉन्गर टर्म को लेके. तो इसके कारण अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज़ लॉन्गर टर्म में अभी काफ़ी डिमांड में आ गया है. इसमें कॉन्सेप्ट है यील्ड एंड प्राइसेस आर इन्वर्सली रिलेटेड. देखिए ये चीज़ मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया आपके साथ कि भाई यील्ड जो है एक बॉन्ड का, दैट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्राइस. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो यील्ड भी बॉन्ड का बढ़ेगा, अगर यील्ड बॉन्ड का बढ़ेगा तो प्राइसेस कम हो जाएगा बॉन्ड का. ठीक है. और सिमिलरली अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो प्राइसेस बढ़ जाएगा बॉन्ड्स का. तो क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट ग्रोइंग ट्रैजेक्टरी में है तो बॉन्ड का प्राइसेस ऑब्वियसली गिरेगा. दोस्तों अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. और अगर खुद भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को. नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर्स डील ऑन बाइनेंस सेटल एट होम इन INR. देखिए हो क्या रहा है कि इंडिया में टैक्सेशन काफ़ी एप्लीकेबिलिटी आ गया है. भाई अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर रहे हो तो बाइनेंस एज एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है कि भाई आप ट्रेड करो इंडिया में बैठे बैठे, आप जीपे से ख़रीद लो क्रिप्टो करेंसीज, जीपे या कैश में भी ख़रीद लो आप क्रिप्टो करेंसीज. हमें कैश नहीं चाहिए, आप अपना क्रिप्टो करेंसीज ख़रीद के रख लो, हम सामने वाले को एज इट इज़. और आप ये जीपे किसको करोगे, ये आप मुझे नहीं करोगे, ये सामने वाले को करोगे जो उसका सेलर रहेगा. ठीक है. सेलर बायर जो है सेलर को तुरंत जीपे कर देगा, सेलर जो है बायर को क्या कर देगा, अपना क्रिप्टो करेंसीज रिलीज़ कर देगा एज सुन एज द पेमेंट इज रिसीव्ड. अब अगर आप देखोगे बाइनेंस ने पैसे को कहीं छुआ ही नहीं. बाइनेंस तो बस अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का जो फीस है वो लेके चल दिया. जो बायर है उसने INR में पेमेंट किया, जो सेलर है उसने INR में पेमेंट रिसीव कर लिया, ट्रांजैक्शन हो गया सक्सेसफुली, क्रिप्टो करेंसीज पे ट्रांसफ़र हो गया. टैक्स किसी को लगा, किसी को भी नहीं लगा. अब क्या है, इस पर टैक्स जो है वो इवेट कर दिया जा रहा है. तो ऑब्वियसली रेगुलेटर्स को लोकल एक्सचेंज जो है क्रिप्टो करेंसीज के, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई बाइनेंस ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आ गया है जिसमें ट्रेडिंग भी हो रहा है और प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है, मतलब टैक्स भी नहीं पे किया जा रहा है. तो उनका बिजनेस ऑलरेडी ख़त्म हो रहा है ये सब चीज़ के कारण. बाइनेंस की अगर बात करें तो बाइनेंस, अगर आपको लग रहा हो कि भाई बाइनेंस कैश ले रहा है, कैश बाइनेंस नहीं ले रहा है. और बाइनेंस इसीलिए कस्टोडियन भी नहीं कहलाएगा. देखिए कस्टोडियन तब कहलाएगा या आप इंटरमीडिएट तब कहलाओगे और रेगुलेटर के नज़र में तब ज़्यादा आ जाओगे जब आप INR रख रहे हो. बाइनेंस बोल रहा है कि भाई हम तो क्रिप्टो करेंसीज रख रहे हैं सिर्फ,
और जो कि आपके हिसाब से तो एक नॉन लीगल टेंडर है, आपने बताया। तो भाई अगर आप नॉन लीगल टेंडर है तो फिर हम आपके कस्टोडियन तो हो नहीं सकते, क्योंकि हम पैसा तो 1 रुपया का भी नहीं रख रहे, पैसा तो ट्रांसफ़र हो रहा है बायर और सेलर के बीच में। तो इसके कारण जो है काफ़ी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं क्रिप्टोज़ में, लोकल एक्सचेंजेस में नहीं बल्कि बाइनेंस में। बट वो पेमेंट सेटल और पे किससे हो रहा है? INR में। आज का लास्ट न्यूज़ दोस्तों, मेटी रिसीव्स 3 प्रपोजल टू सेटअप ई गेमिंग सेल्फ रेगुलेटर्स। ये न्यूज़ क्या है देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन जो है वो क्या कर रही है कि भाई आप, इनको एक्चुअली एक प्रपोजल गया है कि भाई स्टेट्स के द्वारा बेटिंग ऐप्स को कंट्रोल किया जाएगा, स्टेट्स डिसाइड करेंगे कि भाई बेटिंग करना है कि नहीं करना है। बट मेटी ने बोला कि भाई हम SROs एस्टैब्लिश करेंगे, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, वही अपने आप में रेगुलेट करेंगी एंड वही डिसाइड करेगी कि भाई कैसे कैसे बेटिंग को मतलब परमिशन देना है। स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भाई बेटिंग इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, तो हम उसे रेगुलेट करेंगे। मीठी ये बोल रही है कि नहीं, अगर ऐसे अलग अलग स्टेट अपने अपने रेगुलेशन लेके आएगी तो कंपनीज़ को सर्वाइव करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। कंपनीज़ को करो कि भाई एक SROs बनाए सारे कंपनीज मिलके, एंड देन वो लोग डिसाइड करेंगे कौन सा गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस है, और उसे रेगुलेट करेंगे प्रॉपरली, और हाँ उसे फिर हम रेगुलेट कर लेंगे। तो स्टेट बोल रहा है कि यार इससे तो आप मेरा पावर ले ले रहे हो, ये तो आपको करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। तो इस चीज़ पे काफ़ी डिबेट चल रहा है। तो अभी ये अपडेट आया, मीटी ने 3 प्रपोजल, मतलब मीटिंग ने प्रपोजल वो किया था कि भाई कंसल्टेशन के लिए, भाई हमें आप बताओ कि हम इसको कैसे रेगुलेट करें। तो 3 लोगों ने ये चीज़ बोला कि भाई आप SRO से बोलो। इसमें से एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी एक बॉडी है जिन्होंने सजेस्ट किया है। तो अब देखते हैं क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर डिसीजन लेगा, बट अभी तो फिलहाल ये अपडेट है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों, उम्मीद है आपको ये लेक्चर हेल्प करेगा। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। हैव अ नाइस डे।